दारा सिंह की छवि एक दल बदलू की हो गई कि आज इस दल में है, कल उस दल में है, परसों इस दल में। क्या ये मान लिया जाए कि 2024 के लोकसभा चुनाव में इमरान मसूद का भी दारा सिंह चौहान जैसा हश्र होने वाला है? ये केवल दारा सिंह चौहान की पराजय नहीं है, ये पराजय भारतीय जनता पार्टी की है। समाजवादी पार्टी प्रत्याशी के प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है, तो कुल मिलाकर के एक सत्ता विरोधी लहर अंदर खाने तैर रही है। सबसे बड़ा कारण रहा भाजपा की अंदरूनी कलह, जिसको कोई नहीं कह रहा है। तो जयंत चौधरी जाटों, गुर्जरों, दलितों और मुसलमानों, ख़ासतौर पे इनको साथ लेकर के, तो पश्चिम भी बीजेपी के लिए टफ होने जा रहा है और पूर्वांचल भी टफ होने जा रहा है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। घोसी विधानसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने शानदार जीत दर्ज की है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है। घोसी विधानसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की जीत के पीछे वजह क्या रही और भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी इस चुनाव में हारा है, उसकी हार के पीछे आखिर कारण क्या रहे, इस पर ही आज हम बात करेंगे। और बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अवनिंदर कमल जी मौजूद हैं। अवनिंदर जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। धन्यवाद चौधरी साहब। बस मेरा सीधा सवाल आपसे ये है कि घोसी विधानसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की जो जीत हुई है, उसके पीछे समीकरण क्या रहे, किस तरीके से वहाँ पर समाजवादी पार्टी प्रत्याशी की जीत हुई है? देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है और उसकी पराजय का कोई एक कारण नहीं है। कुछ प्रमुख कारण है जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी वहाँ विजयी हुआ और बम्पर वोटों से विजयी हुए। 42,600 कुछ मतों के अंतर से जीत कोई मामूली जीत नहीं कही जा सकती। तो देखिए, उपचुनाव जो अन्य जगहों पर हुए हैं, सपोज दैट आप देखिए उत्तराखंड में बागेश्वर में हुआ, तो वहाँ बीजेपी की सरकार है और बीजेपी का कैंडिडेट वहाँ जीता। पश्चिम बंगाल में आप देखिए बीजेपी से टीएमसी ने सीट छीन ली। अन्य जगहों पर, केरला में भी, यहाँ भाजपा की सरकार है, बावजूद इसके इतने ज़्यादा मतों से दारा सिंह चौहान की हार के पीछे कोई एक वजह नहीं है, उसकी कई वजह हैं। जब से सबसे पहले जो मुझे लगता है कि भाजपा में जो अंतर कलह है दिल्ली और लखनऊ में, वो भी एक बहुत बड़ी वजह है। और अगर आप थोड़ा अतीत में जाएं, सन 2018 की बात मैं कर रहा हूं, जब उपचुनाव हुआ था लोकसभा का फूलपुर सीट पर और ख़ासतौर से गोरखपुर सीट पर, तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हार गया था, जबकि 89 से महंत अवैधनाथ वहाँ से सांसद रहे, उसके बाद लगातार योगी आदित्यनाथ सांसद रहे। वहाँ जिनको टिकट दिया गया था, मेरा ख्याल उपेंद्र शुक्ला को लड़ाया था बीजेपी ने, वो योगी आदित्यनाथ की मतलब के पसंदीदा कैंडिडेट नहीं थे। और ऐसा जब भी हुआ, और उसके पहले आप जाइए तो सन 2002 में सदर सीट से राधा मोहन अग्रवाल, जो कभी योगी आदित्यनाथ के बड़े करीबी थे, वो उनको लड़ाना चाह रहे थे उस चुनाव में, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला था, किसी और को टिकट दे दिया गया था। तो हिंदू महासभा की तरफ से कैंडिडेट उतार दिया जाता था और लिहाजा जो है बीजेपी को पराजय का सामना करना पड़ा। तो यहाँ भी मुझे जो लगता है, तमाम जो और कारण है उसमें सबसे प्रमुख कारण एक तो ये है कि जैसे अभी ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। दारा सिंह चौहान मुकम्मल विधायक थे समाजवादी पार्टी से। समाजवादी पार्टी धुर विरोधी है भाजपा की, और मतलब 111 विधायक तो केवल समाजवादी पार्टी के ही हैं। उस प्रमुख विपक्षी दल को छोड़कर दारा सिंह चौहान ने आनन फानन में समाजवादी पार्टी छोड़ी, फिर भाजपा ज्वाइन किए, फिर इनको तुरंत टिकट दे दिया गया, ये वहाँ से चुनाव लड़े। तो ओम प्रकाश राजभर और ये दारा सिंह चौहान, मुझे नहीं लगता कि ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के पसंदीदा लोग हैं। और ये लोग इस पार्टी में शामिल हुए तो इस शर्त के आधार पर कि हमें जल्द से जल्द मंत्री बना दिया जाएगा। और आप देख लीजिए, दारा सिंह का तो खैर चलिए खेल खत्म हो गया, अब वो विधायक भी नहीं रहे। ओपी राजभर पार्टी में शामिल हुए हैं, उनकी बेचैनी आप देख सकते हैं। लेकिन चूंकि वो मुख्यमंत्री की पसंद नहीं है योगी आदित्यनाथ जी की, तो इसलिए अभी तक उनको मंत्री नहीं बनाया गया है। तो इस पूरे चुनाव में आप देखिए, योगी आदित्यनाथ अंतिम चरण में जाते हैं एक सभा करने,
कहने को 1 दर्जन मंत्री वहाँ पे थे। तो हमको लगता है ये लोग मन से लगे नहीं। एक तो प्रमुख वजह ये है कि दारा सिंह चौहान भी दिल्ली से ही अपना समीकरण बना करके पार्टी छोड़े और फिर शामिल करा दिया गया उनको। तो मुख्यमंत्री को जो रुख होता है उसका संदेश भी होता है। मतलब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये पसंद नहीं थे कि ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह किसी तरीके से पार्टी में शामिल हों और दारा सिंह चुनाव लड़ लें। हाँ, लेकिन शामिल कराया गया। बातें छन कर जो आ रही हैं वो यही आ रही हैं, इसका कोई पुख्ता सबूत तो होता नहीं। लेकिन राजनीति में क्या खिचड़ी पक रही है ये तो बातें पता चल जाती हैं, छन के सामने आ जाती हैं। दूसरी प्रमुख वजह यह है कि दारा सिंह बिल्कुल लगी हुई जनपद मधुबन सीट से, मतलब मधुबन क्षेत्र के रहने वाले मधुबन सीट से उन्होंने चुनाव भी पहले लड़ा। दारा सिंह की छवि एक दल बदलू की हो गई कि आज इस दल में है, कल उस दल में है, परसों इस दल में। उन्होंने कांग्रेस से अपनी राजनीति की शुरुआत की, फिर उसके बाद वो बसपा में गए। सन 2009 के लोकसभा चुनाव में दारा सिंह बसपा के टिकट पर जीते। फिर बाद में उन्होंने पार्टी बदली। 2015 में वो बीजेपी में आ गए। 2022 में फिर वो सपा में आ गए, अब फिर सपा छोड़ दी। तो एक नकारात्मक छवि उनकी बन गई। और बाहरी और स्थानीय की भी लड़ाई रही वहाँ पर घोसी सीट पर। सुधाकर सिंह जो समाजवादी पार्टी प्रत्याशी थे, ये स्थानीय हैं और दारा सिंह बाहरी हैं। यह भी एक मतलब फैक्टर रहा, इस चीज़ को प्रचारित प्रसारित किया गया। और आप देखिए पूरे चुनाव तक अखिलेश यादव सपा मुखिया और शिवपाल सिंह यादव वहाँ पर डटे रहे। एक और जो महत्वपूर्ण वजह है वो ये है कि जो घोसी विधानसभा क्षेत्र के मुस्लिम मतदाता हैं, जिन पर मुख्तार अंसारी परिवार का प्रभाव है, अफजाल अंसारी परिवार का प्रभाव है, वो चूँकि और कोई मुस्लिम कैंडिडेट था नहीं तो बीजेपी को हरा कौन सकता है। तो मुसलमानों का एक मुस्तोड़ पड़ा। हालांकि पीस पार्टी को तीसरा नंबर मिला है। और सबसे दिलचस्प बात है कि बहुजन समाज पार्टी ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा, कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा। माना कि कांग्रेस जनाधार से जीत चुकी है, लेकिन दलितों का जो वोट था वो भाजपा की तरफ नहीं जा सका। चुनाव वोटिंग से पहले मायावती जी का केंद्र सरकार पर हमलावर होना, उसका भी कहीं न कहीं संदेश गया। तो दलित मतदाताओं के लिए, जैसा कि उन्होंने कहा था कि नोटा दबा दीजिए, तो वो नोटा के बजाय कि बीजेपी कैंडिडेट को दारा सिंह चौहान को हराना है, उन्होंने सुधाकर सिंह का साथ दिया। इनकी दारा सिंह की पराजय का एक कारण यह भी रहा। तो ये 3-4 प्रमुख कारण रहे जिसकी वजह से वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को पराजय का सामना करना पड़ा। और इंडिया जो गठबंधन है, इसमें जो तमाम सारे दल शामिल हुए हैं, ये सेमीफाइनल माना जा रहा था, ख़ासतौर से उत्तर प्रदेश में इंडिया और एनडीए का। इसीलिए सबका फोकस बागेश्वर पर नहीं था, और जहाँ पर उपचुनाव हुए वो यहीं पे था। और देखिए जिला पंचायत के भी जो उपचुनाव हुए उसमें भी समाजवादी पार्टी प्रत्याशी के प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है। तो कुल मिलाकर के एक सत्ता विरोधी लहर अंदर खाने तैर रही है। और बीजेपी को भी इसका भान हो गया है। हिमाचल प्रदेश में हार, कर्नाटका में हार, हरियाणा का जो माहौल दिख रहा है, जो पंजाब का माहौल दिख रहा है, निकट भविष्य में 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं। आप मेरी बात याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में पूरा भाजपा विरोधी माहौल तैयार हो चुका है। छत्तीसगढ़ में भी यही है। राजस्थान में अब इस अंतिम चरण में मुख्यमंत्री गहलोत जी ने वहाँ तमाम सारी ऐसी घोषणाएं की हैं कि माहौल जो है वो इसके कांग्रेस के पक्ष में घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। और उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, अभी तक बीजेपी वाले कह रहे थे भाई हम 80 में 80 सीटें जीतेंगे, लेकिन अब जो तत्काल स्थितियाँ बन रही हैं, और ख़ासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश को आप देख लीजिए, पहले बीजेपी ने खुद ही प्रचारित प्रसारित किया या न्योता दिया कि जयंत चौधरी आ जाएं हमारी पार्टी में, उनका स्वागत है। और जब जयंत चौधरी, आपको याद हो, पटना में जब ये गठबंधन की पहली मीटिंग हुई तो जयंत उसमें नहीं गए। और इसी बात को फिर जो है वो कैश करने लगे बीजेपी वाले। भूपेंद्र चौधरी ने भी कहा कि पार्टी में आए, उनका स्वागत है। और तमाम नेताओं ने बयान दिया, केशव प्रसाद मौर्य ने भी कहा कि आ जाएँ पार्टी में, स्वागत है। लेकिन बेंगलुरु वाली बैठक में जयंत चौधरी शामिल हुए। और सबसे मज़ेदार बात है कि जो तीसरी बैठक मुंबई में हुई उसमें जयंत चौधरी पूरे मतलब मन से बैठक में शामिल हुए। उन्होंने शरद पवार से भी बाद में अलग से मीटिंग की और भी नेताओं से उन्होंने रायशुमारी की, बातचीत की। रालोद की मजबूत उपस्थिति उन्होंने दर्ज कराई। और अब तो बिल्कुल साफ हो गया कि जयंत चौधरी इंडिया गठबंधन में ही रहेंगे। और भाजपा के लिए बहुत बड़ी मतलब उसके लिए चिंता का विषय है। पूर्वांचल का माहौल अब आप देख रहे हो, आजमगढ़ में उपचुनाव हुआ,
जो पारंपरिक सीट थी समाजवादी पार्टी की, बीजेपी ने छीन ली, रामपुर में छीन ली। लेकिन ये पॉलिटिक्स है, इसमें कब क्या चेंज आ जाए ये नहीं कहा जा सकता है। तो अब जो माहौल बन रहा है वो देशव्यापी माहौल बन रहा है, और उत्तर प्रदेश में भी भाजपा के लिए पूर्वांचल में ही नहीं पश्चिम में भी बड़ी चुनौती होगी। इसलिए भी होगी कि करीब, जहाँ तक मेरा अनुमान है, 8 सीटों पर जयंत चौधरी अपनी दावेदारी करेंगे। उसमें आपकी मथुरा सीट है, हाथरस सीट है, मुजफ्फरनगर है, बागपत है, नगीना है, बिजनौर है, अमरोहा है, जो जाट बाहुल्य, जहाँ जाट मतदाता निर्णायक भूमिका में होते हैं, इन पर वो अपनी दावेदारी करेंगे। और देखिए चंद्रशेखर आज़ाद जो आसपा के प्रमुख हैं, उनसे भी जयंत चौधरी की नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं। तो जयंत चौधरी जाटों, गुर्जरों, दलितों और मुसलमानों, ख़ास तौर पे इनको साथ लेकर के, त्रिलोक त्यागी उनकी पार्टी में ही हैं, तो जो एक मतलब त्यागी समाज है उसके भी वोट बैंक को वो अपने उस पर काम कर रहे हैं। इसीलिए तमाम कार्यक्रम, यात्राएं, ये सब उनकी जारी हैं, मतलब ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। अजीत सिंह के बारे में कहा जाता था कि थोड़ा सा मतलब एरिस्टोक्रेट लीडर हैं, लेकिन जयंत गांव में खाट पे बैठकर किसानों के बीच में और जो मुसलमानों के बीच में और जो बिरादरियां हैं उनके बीच में पैठ बनाने की उन्होंने पूरी रणनीति तैयार कर ली है। तो पश्चिम भी बीजेपी के लिए टफ होने जा रहा है और पूर्वांचल भी टफ होने जा रहा है। इसका जीता जागता प्रमाण है घोसी विधानसभा का उपचुनाव, जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दारा सिंह चौहान को बुरी पराजय का सामना करना पड़ा। ये केवल दारा सिंह चौहान की पराजय नहीं है, ये पराजय भारतीय जनता पार्टी की है। आपने अभी कहा कि समाजवादी पार्टी की जीत के पीछे एक कारण ये रहा कि दारा सिंह चौहान की छवि जनता की नज़रों में दल बदलू की हो गई। मतलब ये एक कारण रहा या यही सबसे बड़ा कारण रहा? यह भी एक कारण रहा, सबसे बड़ा कारण रहा भाजपा की अंदरूनी कलह, जिसको कोई नहीं कह रहा है, और योगी जी के पसंद का कैंडिडेट ना होना। और मैंने आपको उदाहरण भी दिया कि गोरखपुर उपचुनाव में बताइए, जो 89 से जहाँ पर केवल बीजेपी या जो गोरक्षमठ है वहीं से जिसको इशारा मिलता था वही भाई योगी जी जीतते रहे, फिर महंता वैद्यनाथ। और पहली बार ऐसा हुआ कि 2018 में उपचुनाव में वहाँ से बीजेपी का कैंडिडेट हार गया। मतलब योगी जी भी चाहते थे कि दल बदलुओं का इलाज हो जाए। नहीं, वो ये नहीं चाह रहे थे, लेकिन उनकी नाराज़गी का फल मिल गया, सीधी सी बात है। इसका संदेश दिल्ली तक गया है, ये कोई कहने वाला नहीं है। एक प्रमुख कारण ये है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही वजह है, एक प्रमुख कारण ये है। दूसरा मैंने बताया, बसपा और कांग्रेस ने कोई कैंडिडेट नहीं खड़ा किया, दलितों को वोट उधर चला गया, मुसलमानों को वोट गया, मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी के जो परिवार इनके प्रभाव वाला वोट वो भी सपा को गया। स्थानीय और बाहरी का मुद्दा रहा, दारा सिंह का दल बदलने का बार बार का मुद्दा रहा। तो कई कारण इकट्ठा हो गए, इसलिए इतनी बम्पर जीत हुई समाजवादी पार्टी की और भाजपा की बुरी पराजय हुई। मेरा सवाल आपसे ये है कि इस उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने, मायावती ने क्या खोया और क्या पाया? क्योंकि इस चुनाव से पहले मायावती ने कहा था अपने वोटरों से कि आप चुनाव में जाना ही मत, और अगर चले भी जाते हो तो नोटा का इस्तेमाल कर देना। हाँ, लेकिन बीएसपी के जो देखिए मतदाता हैं, जैसे मान लीजिए दलितों को कहा जाए कि दलितों का थोक वोट बैंक, तो वो जो भी वोट पड़ा वो एक खींच में कि इनको दारा सिंह चौहान को हराना है। दारा सिंह चौहान बसपा में रहे ना, कभी उस पार्टी को भी छोड़ दी उन्होंने, तो वो खींच रही नोटा के रूप में नहीं तब्दील हुई। काफ़ी कुछ संख्या में वोट सुधाकर सिंह को गया, समाजवादी पार्टी प्रत्याशी को गया। और मायावती को क्या खोना क्या पाना था जब उन्होंने अपना कैंडिडेट ही नहीं उतारा? तो जाहिर सी बात है उसका लाभ जरूर मिला समाजवादी पार्टी को। इस तरीके से आपने अभी कहा कि दारा सिंह चौहान लगातार दल बदल रहे थे और जनता ने दल बदलू का एक तरह से इलाज किया। तो जनपद सहारनपुर की यदि मैं बात करूं तो इमरान मसूद लगातार दल बदल रहे हैं और 2024 का लोकसभा चुनाव भी है। तो क्या ये मान लिया जाए कि 2024 के लोकसभा चुनाव में इमरान मसूद का भी दारा सिंह चौहान जैसा हश्र होने वाला है? चौधरी साहब, ये आपके सवाल में ही उत्तर समाया हुआ है। मैंने कहा दल बदलने की वजह से ही, चलो दारा सिंह को पहली बार पराजय का सामना करना पड़ा, वो राज्यसभा में भी रहे शायद। इमरान का भी तो आप देख लीजिए, इमरान सन 2012 से लगातार चुनाव हार रहे हैं। इमरान के पास थोड़ा सा ब्यूटी ये है कि वो काजी परिवार से, उनके वारिस हैं, राजनीतिक वारिस हैं काजी रशीद मसूद के। मुसलमानों का एक थोक वोट उनके पास है। आपने चाहे 2014 का लोकसभा चुनाव हो,
उसमें अपने बयानों को जैसे हाईलाइट हुए थे तो 4 लाख ज़्यादा वोट ले आए। 2019 के लोकसभा चुनाव में दूसरे नंबर से तीसरे नंबर पर चले आए। तो दल बदलने का तो नुकसान उठाना पड़ता है। धर्म सिंह सैनी को आप देख लीजिए, बहुत बड़े नेता थे वो भी, लेकिन हार गए। देखिए, कुछ वोटर ऐसे होते हैं जो बिल्कुल एकदम से अंधभक्त की तरह नहीं कि बस मुझे वोट करना ही है। वो कुछ सोचते भी हैं, समझते भी हैं कि नहीं क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो कोई भी नेता जब बार बार दल बदलता है तो इसका मतलब कि उसका कोई सिद्धांत नहीं रह गया और उसका उद्देश्य एन केन प्रकारेण लखनऊ या दिल्ली की डगर आसान करना है। चलिए, तो वरिष्ठ पत्रकार अवनिंदर कमल जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।